नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का प्रीवियस पेपर। ये 16 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट का प्रीवियस पेपर है। बीच में 1-2 दिन मेरी थोड़ी तबीयत ही ख़राब हो गई थी, इस वजह से मैं प्रीवियस पेपर नहीं करा पाया आपके। पर आज से मैं शुरू करता हूँ, कंटिन्यू रखूँगा, आप बेफिक्र रहिएगा। चलें पेपर शुरू करते हैं, बाकी बातचीत हम लास्ट में करेंगे थोड़ी सी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम अपने। देखो पहले क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है ये कि हमें इसे सोल्व करना है और इसमें न्यूनतम भिन्न जोड़ना है कि योगफल पूर्णांक हो जाए। कह रहा है व्हाट मिनिमम फ्रैक्शन शुड बी एडेड टू 1/12 सो दैट द सम बिकॉज एन इंटीजर। तो आप देखें, मुझे इस फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में सोल्व करके कोई ऐसा नंबर जोड़ना है जो परफेक्ट इंटीजर हो जाए। तो आप सिंपल सी चीज़ ये सोचें कि इंटीजर बनाने के लिए, पूर्णांक बनाने के लिए कंप्लीट नंबर होता है। जैसे मैं 2/3 की बात करूं तो 1/3 ऐड करना पड़ेगा, 1/2 की बात करूं तो 1/2 ऐड करना पड़ेगा। भाई 1/2 में 1/2 जोड़ोगे तभी तो पूरा नंबर 1 बन जाएगा। तो आप देखें, जो नंबर पहले से ही कंप्लीट हैं उनको लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको हटा देते हैं। अब आप देखें 1/12, ये 1/12 और ये 7/12, इन दोनों का आप पहले सोल्व करेंगे तो आपका बनेगा 8/12। तो आप इसकी कटिंग करके 2/3 लिख सकते हैं। आप देखें ये 9 चौक 36, ये 1/4 है, ठीक है जी। लेकिन आप ये देखें 2/3 ये बना था और 2/3 ये है। आप इस 2/3 को 2/3 में ऐड करेंगे तो आपके पास सीधे ये 4/3 बन जाएगा। अभी मैंने 1/4 नहीं लिया, ये मेरे पास 4/3 बन गया। तो मैं इस 4/3 को भी नहीं लूँगा, मैं क्या लूँगा 1:1/3 है। इसका मतलब 1 से ही 1/3 है, तो 1 कैंसिल कर दूंगा। तो मेरे पास ये बचा 1/3, ठीक है जी। अब 1/3 बचा है, उसके पास यहाँ बचा है 1/4। तो आप देखें, मुझे इन दोनों को जोड़कर बताना है कि कंप्लीट नंबर कैसे बनेगा। तो आप देखें इन दोनों को ऐड करोगे आप तो एलसीएम आएगा 12, ऊपर आएगा 4 और 3 7, तो 7/12 है। तो आप 7/12 में क्या जोड़ें कि कंप्लीट नंबर बन जाए। तो आप डायरेक्ट घटा दें, इसमें से 12 में से 7 घटाएंगे 5/12। अगर आपको ऐसे नहीं पता चल रहा है तो आपको ये बताना था कि इस नंबर में आप क्या ऐड कर सकते हैं, आप इस नंबर में क्या ऐड कर सकते हैं कंप्लीट 1 बन जाए। तो कुल मिलाकर इसे 1 में से माइनस करना था, तो भी 5/12 आएगा। वैसे आपको कोशिश ये करनी है कि आप डायरेक्ट 7/12 को देखकर बता सके कि 5/12 ऐड करा जाएगा। तो आपका 5/12 आसान है, सबको नहीं सोल्व करना, बस आपको वो लेना है जो फ्रैक्शन में दे रखे हैं। ये देखो, एक दवा भंडार अपनी दवाइयों पर 18% की डिस्काउंट देता है। वह कम की हुई कीमत पर 3% और 3% की डिस्काउंट उन ग्राहकों को देता है जो ऑनलाइन वॉलेट से भुगतान करते हैं। यदि कोई ग्राहक 1200 कीमत वाली दवाइयाँ खरीदता है और ऑनलाइन वॉलेट से भुगतान करता है तो उसे कितनी राशि अदा करनी होगी। तो आप देखें 1200 रुपये में खरीदे हैं, उसे डिस्काउंट देना है। देखो क्वेश्चन में कहा है ए ड्रग्स स्टोर गिव्स 18% डिस्काउंट ऑन इट्स मेडिसिन, ही ऑफर्स अनदर 3% डिस्काउंट ऑन द रिड्यूस्ड प्राइस टू कस्टमर्स हु पे थ्रू ऑनलाइन वॉलेट। इफ ए कस्टमर बाय मेडिसिन वर्थ 1200 एंड पे थ्रू ऑनलाइन वॉलेट। अब उसने कहा है कि ऑनलाइन पे कर रहा है वो वॉलेट, तो कहना है व्हाट इज द अमाउंट हैज़ टू पे, उसे कितनी अमाउंट पे करनी चाहिए, उसने कितनी अमाउंट पे की है। तो आपको सिंपल ये सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन है। तो आप देखो, अगर सक्सेसिव डिस्काउंट पे रेशो में ले जाएंगे तो भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव पड़ेगा। ये आपको सिंपल देखना है, 1200 रुपये पर डिस्काउंट देनी है आपको 18%, उसके बाद डिस्काउंट देनी है 3%। तो आप देखें इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ी सी पड़ेगी आपको। आप 100 मानकर करेंगे सक्सेसिव वाले मेथड से तो भी लेंदी होना है, तो आप डायरेक्ट ही सोल्व करें तो ज़्यादा आसान है। डायरेक्ट सोल्व करने का मतलब 1200 का 18% निकालना है आपको, जो कि आएगा 216। आप इसमें से माइनस करेंगे तो ये बनेगा 984। अब 984 के बाद फिर आपको इसका 3% निकालना है, तो 84 दिया होते हैं 252, 2 कैरी हो जाएगा और 9 27 और 2 27 और 2 29, तो आपके पास आ गया 29.52। आपको ये माइनस करना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब आप देखो 52 का कॉम्प्लीमेंट 48 आपको दिख गया, ये आंसर है। कैसे घटाया मैंने, यहाँ 0 लगानी पड़ेगी, तो 1/1 ना घटाकर मैंने इसे 30 मान लिया। आप देखो 30 घटाओगे तो ये हो जाएगा 9, 5 और 4, ठीक। अब 52 को घटाना है 100 में से, तो यहाँ होगा 48, तो 954 रुपये 48 पैसे, ये आंसर हो गया हमारे पास। आगे देखते हैं। देखो कह रहा है ए बी से 48% अधिक है, सी ए और बी के योग से 60% अधिक है, ए सी से कितने प्रतिशत
दशमलव के एक स्थान तक सही कम है। तो देखो आप देखें, आपसे पूछा बेशक इसने दशमलव के एक स्थान तक सही है, लेकिन इसने ऑप्शन देखो कितने अच्छे दे रखे हैं, 6 7 6 2 5 1 5 1 7 1। तो ऑप्शन तो बहुत दूर दूर है, तो आपको दशमलव के एक स्थान तक निकालने की कोई जरूरत नहीं है। इसने बोला हो बेशक चाहे, आपको पहली बार डिवाइड करोगे दूसरे डिजिट से आपको पता चल जाएगा अप्रोक्स क्या आना है। इसने हमसे बोला है 3% बोले हैं ए, बी और सी। ए इज़ 48% मोर देन बी। ए जो है बी से 48% मोर है। अगर बी 100 है तो ए 148 होगा। ठीक, आप इसे 25 मानते हैं तो ये 37 हो जाता है, ऐसा भी कर सकते थे। आप देखें कह रहा है सी इज़ 60% मोर देन द सम ऑफ ए एंड बी। तो सी जो है ए और बी का जो सम है, ए और बी का सम है 248, इसके सम से 60% अबव है। देखो 60% अबव का मतलब है 160% है। 60% को आप 3/5 बोलते हैं तो 8/5 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो हमने देखा ये 60% ज़्यादा है तो इसका 160% होगा, तो ये इसका 160% है। इन दोनों के सम का 160% है सी। मैं इसी को कह रहा था कि आप डायरेक्ट 8/5 भी लिख सकते हैं ऐसे। अब आप देखें 5 से इसकी गुणा हो जाएगी इधर, लेकिन 4 से कटिंग हो रही है तो 4 से कटिंग भी करते हैं आप इसे। 4 से कटिंग करेंगे 2, 4 से कटिंग करेंगे आप इसे 25, 4 से इसकी कटिंग करेंगे आप 37। जब आप 5 की गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 185, ये बनेगा 125 और ये बनेगा हमारे पास 496। तो हमारे पास ए बी सी का रेशो आ चुका है। ए बी सी का रेशो आने के बाद पूछा है ए इज़ व्हाट परसेंट लेस देन सी। ए जो है सी से कितना परसेंट लेस है। तो आप देखो ए और सी का कंपेयर करना है, तो देखो 96 पे 85 का अंतर 11, 4 और 1 का अंतर 3। तो ए जो है 496 से 311 कम है। तो 311 जो है ये 496 पर बताना है कितना परसेंट है, ये 496 पर कितना परसेंट है। तो आप सिंपल सी चीज़ देखें, अगर ये 310 होता और नीचे 496 ना होकर 500 होता तो आपको पता चल जाता 5 से डिवाइड करने का मतलब डबल कर देते हैं 62। तो ये अप्रोक्स 62% आएगा। तो आप देखो 62 के नियर कौन सा ऑप्शन है, ये रहा। क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर दे रखे हैं, आपको डेसिमल तक जाना ही नहीं है। आगे देखते हैं। इसने बोला है एक वर्ग की भुजा मापने में 5% अधिक त्रुटि हो गई है, 5% अधिक की त्रुटि हो गई है, उस वर्ग के परिकल्पित क्षेत्रफल में त्रुटि प्रतिशत बतानी कितनी होगी। तो देयर वाज एन एरर ऑफ 5% मोर इन मेजरिंग द साइड ऑफ ए स्क्वायर, द एरर इन कैलकुलेटेड एरिया ऑफ द स्क्वायर इज द परसेंटेज। तो आप देखें जो एरर हुई है वो कैलकुलेटेड एरिया पे कितनी परसेंट हुई है बतानी है। तो आप देखो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो ए स्क्वायर होता है, यानी कि जो भी आप साइड में चेंज करोगे वो 2 बार प्रोसेस में जाएगा। तो आप सक्सेसिव मेथड से भी जा सकते हैं, या फिर आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। आपके पास फॉर्मूला होता है +-x +-y +-x/100। ये फॉर्मूला होता है सक्सेसिव के लिए जब 2% दे रखी हो। तो आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना है 5 + 5 + 5 × 5 डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो ये हुआ 10 और ये हुआ 0.25, तो 10.25 की एरर हो गई है। यही हमारे पास आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास है x + y और +xy/100। हमारे पास ये फॉर्मूला है बस। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये कह रहा है 2 अंक की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है। देखो 2 अंकों की एक संख्या है, उसका गुणनफल दे रखा है 12। जब उस संख्या में 9 जोड़ा जाता है तो अंकों का क्रम पलट जाता है, वह संख्या है। उसने बोला है द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, जो 2 डिजिट नंबर हैं उन दोनों की जो मल्टीप्लाई है वो 12 है, ये बोला है उसने। उसने बोला है व्हेन 9 इज एडेड टू द नंबर, 9 जोड़ने पर द ऑर्डर ऑफ द डिजिट इज रिवर्स्ड नंबर इज। तो आप देखो 9 जोड़ने पर नंबर रिवर्स्ड हो रहा है, यानी कि वो नंबर पहले वाला छोटा है, 9 जोड़ने पर ज़्यादा हो जाएगा। तो आप देखें ऑप्शन से, आप देखें कि जिस नंबर का गुणनफल 12 आ रहा है, सभी का मल्टीप्लाई करके 12 आ रहा है, लेकिन पहले नंबर कम होगा उसके बाद ज़्यादा होगा। तो आप देखो 62 का उल्टा करोगे तो 26 कम हो जाएगा, जबकि ये नंबर ज़्यादा होना चाहिए था। ऐसी 43 का उल्टा करोगे तो 34 बनेगा, जो कि ज़्यादा होना चाहिए था, कम हो रहा है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन बच गए, 34 और 26। तो इन दोनों नंबर पे से आप चेक कर सकते हो कि कौन सा सही होगा। कैसे पता चलेगा? आप देखें 9 ऐड करें तो इसका उल्टा होना चाहिए, जो कि हो रहा है,
लेकिन आप इसमें 9 ऐड करेंगे तो इसका उल्टा नहीं हो रहा है, 35 बन रहा है, तो ये तो पहले ही कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आंसर बचा केवल एक। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन ऑप्शन से ही बेस्ट अप्रोच लगेगा, लेकिन इस क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत आसान है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप ऑप्शन से ही करना, लेकिन इस क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत आसान है और इसने सारी डिटेल आपको दे रखी है, तो आप इसे लैंग्वेज से भी करेंगे तो भी आसान पड़ेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई 2 डिजिट का नंबर है, उसके अगर हम डिजिट पलट देते हैं तो उनका जो डिफरेंस होता है वो हमेशा 9 से डिवाइड होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरे पास कोई नंबर है 18, इसका पलट कर बना 81, तो जो इनका डिफरेंस होगा 63, ये हमेशा 9 से डिवाइड होगा। और 9 से जब आप इसे डिवाइड करेंगे इन दोनों के डिफरेंस को, 9 से 7 टाइम डिवाइड होगा, तो जो 7 आएगा वो हमेशा इन दोनों एक्चुअल संख्या थी उनके डिजिट का डिफरेंस होगा। अब आपसे उसने बोला था कि हमने इस 2 डिजिट का नंबर था ए और बी, ये 2 डिजिट का नंबर था, इसमें हमने 9 ऐड किया, तो ये डिजिट पलटकर बी और ए बन गई है। आप सिंपल सी चीज़ देखें, 9 ऐड करने पर डिजिट पलटी गई है, तो 9 से हम डिवाइड करेंगे तो 1 ही होगा। तो ये एक ऐसी डिजिट है जिस 12 एक 2 डिजिट का नंबर है जिनका डिफरेंस 1 है, आपको ये देखना है बस। तो 12 किस डिजिट का है आपको पता चल जाएगा, 3 और 4, 4 और 3, इसमें ही 1 आ रहा है, तो आप डायरेक्ट ही देख सकते हैं 34। ऑप्शन से ज़्यादा करेंगे अच्छा तो ये ठीक रहेगा। इस टाइप का क्वेश्चन ऑप्शन से ज़्यादा करिए आप, जिससे आपको आसानी रहे। आगे देखते हैं, ये कह रहा है एक परीक्षा में एक छात्र के प्रति प्रश्न पत्र औसत प्राप्तांक 67 है। यदि वह भूगोल में अपने प्रश्न पत्र में 21 अधिक अंक और इतिहास के प्रश्न पत्र में 7 अंक कम पाया होता तो उसके प्राप्तांक 69 होते। परीक्षा में कितने प्रश्न पत्र थे? आपको देखो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, 21 अधिक 7 कम, तो गैप आएगा 14 का। औसत बढ़ा है 2, 14 से 2 से भाग करेंगे 7 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, एवरेज पूरा चैप्टर लैंग्वेज बेस्ड है, आप लैंग्वेज जितनी आसानी से पढ़ेंगे, कैलकुलेशन पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, एवरेज की लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए। लैंग्वेज अच्छे से समझेंगे तो आपकी कैलकुलेशन अपने आप अच्छी हो जाएगी एवरेज चैप्टर में। इसने बोला है इन एन एग्जामिनेशन द एवरेज मार्क्स पर क्वेश्चन पेपर ऑफ ए स्टूडेंट वॉज 67, तो जो एवरेज था वो 67 था, एवरेज जो था हमारे पास वो 67 था प्रत्येक क्वेश्चन पेपर का। उसने कहा है इफ़ ही हैड स्कोर 21 मोर मार्क्स इन हिज ज्योग्राफी पेपर, उसका एक पेपर है ज्योग्राफी का, उसमें उसने 21 नंबर ज़्यादा होते उसके, अगर वो 21 नंबर ज़्यादा स्कोर करता, एंड 7 लेस मार्क्स इन हिज हिस्ट्री पेपर, और वो 7 नंबर कम लाता अपने हिस्ट्री पेपर में, तो उसका देखो इफेक्ट क्या पड़ता। जो अगर वो 21 नंबर ज़्यादा ला रहा है तो सभी पेपर में 21 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 21 जो है डिवाइड होता है सभी पेपर्स में, लेकिन एक पेपर में उसने 7 नंबर कम भी लाया है, तो कुल मिलाकर जो इफेक्ट होगा वो 14 नंबर प्लस का होगा। तो उसका जो एवरेज है वो 14 नंबर से बढ़ेगा, किसमें? जितने भी नंबर्स हैं पेपर के उनमें, तो ये जो इफेक्ट है वो बढ़ाएगा एवरेज। तो 14/n हमने नंबर ऑफ पेपर माने, तो 14/n, तो ये हमारा एवरेज बढ़ेगा, जबकि उसने एवरेज बोला है 69 हो गया है, तो आपको पता चला है कि ये 2 आया है, यानी कि इससे डिवाइड करके यहाँ पर 2 आ रहा है। तो n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए आपके पास? 7। तो आपके पास जो नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर थे वो हमारे पास 7 थे। ठीक, आगे देखते हैं। इसने बोला है ए और बी के वेतन में 3 और 5 का अनुपात है, यदि प्रत्येक का वेतन 70,000 बढ़ जाता है तो नया अनुपात 5 और 6 हो जाता है। ए की वर्तमान वेतन कितना है? देखो द सैलरीज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशो 3:5 रेस्पेक्टिवली। कह रहा है इफ द सैलरी ऑफ ईच इज इंक्रीज बाय 70,000 द न्यू रेशो बिकम्स 5:6, व्हाट इज द करंट सैलरी ऑफ ए। देखो सिंपल क्वेश्चन है, ए और बी की इनकम दे रखी थी और उसने हमसे कहा है कि सभी में, दोनों में 70,000 रुपये ज़्यादा करते हैं अगर, तो रेशो 5 और 6 बन जाएगा। तो ए की सैलरी कितनी थी? ए की सैलरी 3 और 5 में 3 ही थी, तो आपको 3 के बराबर निकालना पड़ेगा। तो आप सिंपल सी चीज़ देखें, अगर हमारे पास कोई रेशो दे रखा है एक्स और वाई, इन दोनों में ही कोई एक नंबर ऐड कर देता है और हमारे पास जो रेशो बन जाता है वो ए और बी बन जाता है। तो आपको ये कंसेप्ट एज वाले चैप्टर से ही सीखने को मिलता है कि अगर दो व्यक्तियों की जो आयु है, जो एज का रेशो दे रखा है, अगर 5 साल बाद इनकी एज का रेशो ए और बी बन जाता है, तो आपको ध्यान रखना है जब दोनों में सेम नंबर जोड़ा जाएगा तो जो इनका डिफरेंस है वो हमेशा सेम होगा। तो डिफरेंस सेम होगा तो आपको जहाँ डिफरेंस सेम नहीं दे रखा होगा डिफरेंस सेम करना है और फिर क्वेश्चन को आसान बना देना है। इस क्वेश्चन को करते हैं और समझाता हूँ मैं आपको कैसे करना है। आपसे इसने बोला है कि ए और बी की जो सैलरी है उसमें 3 और 5 का अनुपात है, प्रत्येक में इसमें भी 70,000 जोड़ा गया है और इसमें भी 70,000 जोड़ा गया है, और ऐसा करने पर जो इनका अनुपात है, इनका रेशो है वो 5:6 हो गया है। तो आप देखो इन दोनों में तो 1 का डिफरेंस है, जबकि इन दोनों में 2 का डिफरेंस है। तो 1 का डिफरेंस है और 2 का, तो इसमें अगर मैं 2 की गुणा कर देता हूँ रेशो में तो 2 का डिफरेंस हो जाएगा।
तो आप देखो 2 की गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 10 और ये बन जाएगा 12। देखो गुणा करते ही मैंने ये रेशो काट दिया है, तो आप भी कट ही कर दें जब इस तरीके से करें, क्योंकि ये अगर कट नहीं करेंगे तो कभी कभी कन्फ्यूजन हो सकती है आपको। तो आप देखें 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, तो आप देखें 3 से 10 कितना बढ़ा है 7, 7 को कह रहा है वो 70,000, तो 7 को 70,000 है, तो कितनी थी हमारे पास इनकम इसकी पहले 3, तो 3 को कितना बोलेगा जी, 3 को बोलेगा 3,000, सिंपल। तो डिफरेंस इक्वल करते ही आपका क्वेश्चन बहुत आसान बन जाएगा। ये रहा, आगे देखते हैं। ये कह रहे 5 घंटियां अपने आप क्रम से 12 मिनट, 8 मिनट, 6 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। घड़ियों की पहली बार चालू होने से लेकर 12 घंटे में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी। तो आपको देखना है 12 घंटे में कितनी बार बजेंगी। देखो उसने कहा है कि 5 बेल ऑटोमेटिकली रिंग एट इंटरवल्स ऑफ 12 मिनट, 8 मिनट, 6 मिनट, 3 मिनट और 10 मिनट। 12 मिनट, 8 मिनट, 6 मिनट, 3 मिनट्स और 10 मिनट्स। तो ये हमारे पास दे रखे हैं कि बेल है, एक 12 मिनट्स के इंटरवल पर बज रही है, एक 8 मिनट के इंटरवल पर हो रही है, एक 6 मिनट के इंटरवल पर बेल हो रही है, एक 3 मिनट्स पर और एक 10 मिनट पे। वो कह रहा है हाउ मैनी टाइम्स विल द क्लॉक स्ट्राइक साइमल्टेनियसली इन द नेक्स्ट 12 आवर फ्रॉम द टाइम दे आर फर्स्ट स्टार्टेड। तो कुछ जब वो स्टार्ट की गई थी उसके बाद वो 12 घंटे तक कितनी बार बजी होगी ये बताना है। पहले वाले को काउंट नहीं करना है इसमें, तो आपको सीधे सीधे देखना है कि ये कब एक साथ मैच करेंगे। तो आप देखो 3 और 6 का अगर टेबल देखेंगे तो 6 पे मैच कर जाएगा, लेकिन 3, 6 और 10 का टेबल देखेंगे तो ये 30 पे मैच करेगा। तो आपको कुल मिलाकर इसमें एलसीएम निकालना है। जैसे ही एलसीएम आपको पता चलेगा तो आपको पता चल जाएगा ये तीनों कब ये पाँचों जो हैं कब मैच करेंगे एक साथ। तो आप देखो इन सब का एलसीएम लेना है, तो इसके फैक्टर करोगे आप 4 गुणा 3, इसके फैक्टर 8 ही रहेंगे क्योंकि 2 का ही मल्टीपल है, ये होगा 2 गुणा 3, इसका 3 ही रखना है क्योंकि सिंपल, इसका 5 गुणा 2 लिखना है। अब आपको क्या देखना है, छोटे नंबर से शुरू करते हुए अब बड़े नंबर तक से आना है और सारे नंबर लेने हैं। सारे नंबर लेने हैं तो सबसे पहले 2 पे ट्राई करेंगे। आप देखें 2 के सबसे बड़ी पावर है 3 ही रही, 2 की पावर 3 होता है ना 8, तो हमने ले ली 2 की सबसे बड़ी संख्या 8। उसके बाद जाएंगे हम 3 पे, 3 की सबसे बड़ी संख्या 3 ही है, 3 की पावर 2 नहीं है ना, 9 भी नहीं है, 27 भी नहीं है। और उसके बाद देखेंगे आप क्या रह गया, आपका 5 रह गया बस, तो आपको 5 लेना है। तो आपके पास ये एलसीएम आ गया। अब सिंपल है, एलसीएम मल्टीप्लाई करें, एलसीएम आ गया, कह रहा है 3 8 24 पंजे 120। तो 120 मिनट के बाद ये सारी की सारी जो घंटियाँ हैं ये एक साथ बजेंगी। तो आप देखो 120 मिनट का मतलब है 120/60 अगर मैं कर दूं तो ये घंटे में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये हर 2-2 घंटे बाद साथ साथ जलेंगी, साथ साथ बजेंगी। ये जो बेल है हर 2-2 घंटे बाद साथ बजेंगी। और 12 घंटे के बाद पूछा है उसने, तो आप देखो 2 घंटे बाद एक साथ बजेंगी, तो 12 घंटे में कितनी बार बजेंगी, तो 6 बार, 12 को भाग करना है 2 से, तो हमारे पास 6 बार ये साथ साथ बजेंगी, तो 6 टाइम ये रिपीट होंगी 12 घंटे में। आगे देखते हैं, ये कह रहा है यदि 44 सेंटीमीटर क्यूब सोना 1 mm व्यास वाला तार बनाया जाता है। एक 44 सेंटीमीटर क्यूब, देखो सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है ये वॉल्यूम दे दिया आपको, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर होता तो ये एरिया होता बेस का। तो ये 1 mm व्यास वाला एक तार बनाया जाता है, उस तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो तार जो बनेगा, तार होता है सिलेंडर शेप में, छोटा होता है लेकिन होता सिलेंडर शेप में ही है, तो तार जो बनेगा वो होगा सिलेंडर शेप में, और ये हमें वॉल्यूम दे रखा है। जब किसी भी सॉलिड थिंग को मेल्ट करके दूसरी थिंग्स में बदलते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि वॉल्यूम ही दोनों का इक्वल रखना पड़ेगा। इसने बोला है इफ़ ए वायर ऑफ 1 मिलीमीटर डायमीटर इज मेड फ्रॉम 44 सेंटीमीटर गोल्ड, देन फाइंड द लेंथ इन एम मीटर में दैट वायर गिवन पाई बराबर 22/7। क्योंकि हमें वायर की लेंथ बतानी है, फाइंड द लेंथ ऑफ वायर, उस वायर की लेंथ बतानी है। तो आपको देखो सबसे पहले रखना है वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम। एक वॉल्यूम तो हमें दे रखा है 44 सेंटीमीटर क्यूब, इसके बराबर रखना है वायर का वॉल्यूम। वायर है हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप में, तो पाई r² और h, आपसे h पूछी है उसने सिंपल। तो आप देखो 44 सेंटीमीटर को ऐसे लिखिए आप, बराबर पाई की वैल्यू आप रखेंगे 22/7 और r की वैल्यू आपको दे रखी है 1 mm मिलीमीटर। तो इसका मतलब है 1/2, क्योंकि हमें रेडियस लेनी है क्योंकि व्यास से डायमीटर है, फिर 1/2 r² हो गया, इनटू हमें h कर देना है, h की वैल्यू हमें बतानी है। अब आप देखो इसने हमसे पूछा है कि इसकी वैल्यू मीटर में क्या है। आप मीटर में देखें उससे पहले आप सोल्व करके देख लीजिए। 22 से काट लेते हैं इसे 2 बार। अब आप देखिए 22 दूनी 44, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 7 56, तो आपके पास आ गया h बराबर 56। तो आपके पास हाइट आ चुकी है 56। अब
जो वीडियो देखेंगे आप में से कोई बच्चा ये कहेगा कि सर हमने इसमें तो चेंज ही नहीं किया फिर भी कैसे आंसर आ गया। इसलिए क्योंकि जो भी हम चेंज करते वो जीरो हमारी कट गई होंगी, इसी वजह से ये आ गया। अब जीरो कट गई होंगी तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन आपका आंसर तो आ चुका है। आप देखें आपके पास ये होगा, ये स्केल होता है, ये याद होना चाहिए, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी और मिलीमीटर, ठीक है। ये आपको स्केल आपको याद होना चाहिए, और भी होता है स्केल ऊपर तक, बस इतना आपको याद करें काफ़ी है, पहले इतना याद करें फिर और भी याद कर सकते हैं। तो आप देखिए आपको मीटर में पूछा था और दे रखा था सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में। तो आप देखो मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे, मिलीमीटर से मीटर में जाएंगे तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर, ठीक है ना, क्योंकि 3 स्टेप ऊपर है। आप यहाँ से ऊपर जाएंगे तो 10-10 की गुणा होती चली जाएगी, ये 1 है, ये 10 हो जाएगा, ये 10 की पावर 2 हो जाएगा, ये 10 की पावर 3 हो जाएगा, ये 10 की पावर 4। आप देखिए यहाँ से अगर आप गिनते मीटर से तो ये 1 है तो ऊपर होगा 10, ऊपर 10 की पावर 2, ऊपर 10 की पावर 3। तो आपको बताया गया होगा कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो आपको पता चल रहा होगा 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो ऐसे ऊपर जाएंगे तो 10 की पावर 3 तक, 10 की पावर 6 तक चला जाएगा। तो आपको देखना है सेंटी, मिली और मीटर। तो इसकी बात कर लेते हैं। देखो हमारे पास था 44 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख रखा है, सॉरी इसे हटा देता हूँ मैं, सेंटीमीटर क्यूब है। वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है, स्क्वायर में एरिया होता है। तो देखो क्यूब का मतलब है इसमें 3 बार नंबर की गुणा की गई है, 3 नंबर की। तो 3 बार का मतलब 3 सेंटीमीटर की गुणा है, 3 बार सेंटीमीटर। तो आपको इसे 3 बार सेंटीमीटर को चेंज करना पड़ेगा मीटर में, यानी कि 1 बार सेंटीमीटर को चेंज करोगे तो 100 से डिवाइड होगा, 3 बार करोगे तो 3 बार 100 से डिवाइड होगा। तो आपको 44, देखो ये सॉल्यूशन पूरा हो चुका है। इसके बाद देख रहे हैं हम 44/100 इंटू 100 ये करना पड़ेगा, बराबर पाई की वैल्यू 22/7 थी हमारे पास, इंटू यहाँ पर 1/2 mm है, ठीक है जी, 1/2 mm है। तो आप देखो mm से, ये mm है, mm से मीटर तक जाएंगे तो 1000 से डिवाइड करना है। तो आपको यहाँ भी 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा और इसके लिए भी 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 2 बार है ना। देखो यहाँ क्यूब था तो इस वजह से 3 बार था, यहाँ 2 बार है क्योंकि स्क्वायर है। तो इंटू h आपको बतानी ही है। तो आप खुद देखें, बाकी सब तो हमने सोल्व कर लिया था। देखो ये रहा 1000, ये रहा ये 1000, ये रहा 1000, तो सब कट जाएगा। तो आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी करने की। तो कोशिश करें एग्जाम में जब क्वेश्चन आए, स्पेशली दिल्ली पुलिस और जीडी वाले, जीडी की वैकेंसी आने वाली है ना, तो एसएससी जीडी वाले भी स्पेशली ध्यान रखें कि क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व करने की कोशिश करें जब ऑप्शन सारे अलग अलग हों। जब ऑप्शन में आपको डेसिमल, जीरो या फर्क दिख जाए, अगर ऐसे दिख जाता 56, 560, 5.6, तो आप समझ जाना कि वो आपसे डेसिमल भी देखना चाह रहा है। लेकिन इसमें सारे ऑप्शन अलग अलग हैं तो आपको डेसिमल, मीटर का वो देखना नहीं चाह रहा है, आप डायरेक्ट ही सोल्व करें, आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं। ये कह रहा है 10 से 59 तक की संख्याओं में 2 या 7 अंक वाली संख्याओं का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो निहायत ही आसान क्वेश्चन है ये, और जो बच्चा ये पहली बार क्वेश्चन देखेगा वो भी इसे कर लेगा। लेकिन मैं आपको छोटा सी कंसेप्ट आपको बता दूं जो आपको पता होना चाहिए, पता भी होगा लेकिन आप यूज़ नहीं करते हैं। क्या? आप देखें कि अगर मैं कोई भी नंबर लेता हूँ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, ठीक है। क्वेश्चन रीड करता हूँ। कह रहा है 10 से 59 तक की संख्याओं में 2 या 7 अंक वाली कितनी संख्याओं का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। फाइंड द परसेंटेज ऑफ द नंबर हैविंग 2 और 7 यूनिट डिजिट इन द नंबर फ्रॉम 10 to 59। आप सिंपल सी चीज़ बताएं कि अगर मैं 1 से लेके 10 तक के नंबर भी लिखता हूँ या फिर 11 से लेके 20 तक के नंबर लिखता हूँ, यानी कि 10-10 नंबर ही लिखता हूँ, तो 10-10 नंबर में अगर मैं 1 की बात करूँ तो देखो 1 कितनी बार आ रहा है इसमें, जिसपे यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट। मैं टेंथ डिजिट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इकाई के अंक की बात कर रहा हूँ, दहाई के अंक की बात नहीं कर रहा। तो आप देखेंगे कि एक बार आएगा। तो आप खुद देखें कि अगर 10 नंबर है मेरे पास तो हर एक नंबर अपने आप को 10% लेके चल रहा है, क्योंकि आप देखें टोटल 10 नंबर हैं जिसमें एक बार आया है 1, टोटल 10 नंबर हैं, एक बार आया है 1, तो आप देखेंगे कितना परसेंट है। तो आपको सीधे सीधे पता चल जाएगा यार 10% है। सिंपल सी चीज़ है। खुद देखें कि 10 बार नंबर अगर आप लिखेंगे तो हर नंबर एक बार आएगा, यानी कि हर नंबर की वेटेज 10% होगी। तो आप देखें 10 से 59 तक मुझे जाना है। 10 से 59 तक अगर आप जाएंगे तो सिंपल सी बात है कि ये नंबर है 60। आपको इस नंबर की भी जरूरत नहीं है, उसने पूछा क्या है 2 और 7 का वेटेज बताना है। 2 और 7 कितने नंबर हैं? 2 और 7, 2 और 7 2 नंबर हैं बस। एक नंबर 10% वेटेज होता है तो 2 नंबर कितने होंगे? 20%। ये रहा आपका आंसर। आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें, क्वेश्चन पढ़िए डायरेक्ट आंसर लगाइए।
संख्या मत लिख देना। देखो अगर आपसे पूछे आप ऐसे गिनने लग जाओ, 12 हुआ, 22 हुआ, 32 हुआ, 42 हुआ, उसके बाद आप देखें 52 हुआ, फिर उसके बाद आप देखने लग जाएंगे, चलो ये तो हो गया 2 वाला, 7 वाला नंबर देख लेते हैं। 17 हुआ, 17 के बाद 27 है, 27 के बाद हमारा 37 37 है, उसके बाद 47 है, उसके बाद 57 है, ये हुआ। तो आप देखेंगे ये 5 नंबर, ये 5 नंबर, 10 नंबर हो गए। अब 10 नंबर कितने, 10 से 59 तक कितने नंबर थे, 60 बोला था शायद मैंने, 50 नंबर होंगे क्योंकि शुरुआत के 10 नंबर तो है ही नहीं। तो 10 से ये 50 नंबर है, तो ये 50 कितना परसेंट है, तो 1/5 आप देखिए कितना आएगा, 1/5 20% ही होता है। ये सॉल्यूशन इसका यूजलेस है, आप समझिए। ये क्वेश्चन जीडी में भी पिछली बार बहुत पूछा गया है, अभी रिसेंटली जीडी का एग्जाम हुआ है, उसमें भी ये पूछा गया है कि 1 से लेके 80 तक, अरे कुछ भी पूछे, हर नंबर का परसेंटेज 10-10% है। वो जितने नंबर देगा, उसने कहा 2 और 7 20%, वो बोलता 2, 7 और 3 आप 30% लगा देते। आपसे पूछता कि 2, 3, 5 और 7 नंबर कितनी बार आएगा, तो आप 40% लगा देते। जितने नंबर उतनी परसेंटेज है 10 की गुणा करके, 2 नंबर 10 की गुणा 20, 3 नंबर 10 की गुणा 30। लेकिन इसमें भी छोटा सा पॉइंट है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 2 और 7 की बात की है तो वो इन दोनों में काउंट हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये कह रहा है ए अकेले कार्य करते हुए ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। देखो ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। उसने आगे बोला है 10 दिन कार्य करने के बाद वह कार्य छोड़ देता है। तो आप देखो डायग्राम भी आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए, लेकिन जो बच्चा एक्सपर्ट हो जाएगा इसमें उसे डायग्राम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखें 10 दिन कार्य करने के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, यानी कि ए ने केवल 10 दिन काम किया है, उसके बाद ए ने छोड़ दिया काम। उसने बोला है तब शेष काम अकेले बी 32 दिन में पूरा किया है। जो शेष काम बचा है बी का वो 32 दिन में पूरा हुआ है, ठीक है। शेष काम बी का 32 दिन में पूरा हुआ है। वे एक साथ मिलकर ए और बी एक उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो हमें जो काम बताना है वो काम ए और बी से पूरा काम बताना है कि वो कितने दिन में करेंगे। देखो मुझे यहाँ एफिशिएंसी अगर मिल जाती है ए और बी की, तो मैं इन दोनों से पूरा काम करा दूंगा। इंग्लिश में पढ़ के देखता हूँ, कह रहा है वर्किंग अलोन ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 डेज। अगर ए अकेले काम करेगा तो वो 30 दिन में कर सकता है। आफ्टर वर्किंग फॉर 10 डेज, यानी कि मैंने माना पूरा वर्क ये है। ए 10 दिन काम करने के बाद ए लेफ्ट द वर्क, ए चला गया काम छोड़कर 10 दिन बाद। देन बी अलोन कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 32 डेज। जो रिमेनिंग वर्क था वो बी ने 32 डेज में किया है। वो बोला इन हाउ मेनी डेज कैन ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द वर्क। तो ए और बी कंप्लीट वर्क कितने दिन में कर सकते हैं। तो आप देखो मैंने डायग्राम बनाया है, मैं पहले इसे एफिशिएंसी से बता रहा हूँ। एफिशिएंसी से बच्चे बहुत ज़्यादा ही बच्चे करते हैं, बेसिक से इसे कोई नहीं करता है, जबकि बेसिक से आधा सवाल ओरल हो जाएगा और थोड़ा सा एक लाइन लिखनी पड़ेगी। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपको अपनी कैलकुलेशन सुधारनी पड़ेगी। बेसिक पे इंसान नहीं जाता है, एफिशिएंसी पे आता है, शॉर्ट ट्रिक देखता है। लेकिन बेसिक आप तभी छोड़ते हो जब आपकी कैलकुलेशन वीक होती है। भाई आप खुद बताइए, अगर मैं 3 डिजिट के नंबर की मल्टीप्लाई 3 डिजिट में करूंगा तो मैं हमेशा देखूंगा कि कुछ शॉर्टकट दिख जाए। क्यों? क्योंकि बेसिक लेंथी पड़ेगा, इसका मतलब हमारी बेसिक पे कमांड नहीं है। तो आप बेसिक से भी मैं कराऊंगा, आप खुद देखना कितना आसान पड़ेगा। हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में भी ना आए, पहले इसी देखते हैं। इसी वजह से समझ में नहीं आएगा, इसी वजह से मैं एफिशिएंसी से बता रहा हूँ। आप देखें ए के पास टोटल 30 दिन का काम था, ये टोटल 30 दिन का काम होता अगर ए अकेला करता। ए ने 10 दिन काम किया है, तो जो बचा हुआ काम है अगर वो ए से कराएं अगर आप, तो ए 20 दिन में करेगा बचा हुआ काम। ठीक है ना। ए 10 दिन काम कर चुका है, बचा हुआ काम अगर ए करेगा टोटल 30 दिन में कर सकता है, तो ए बचा हुआ काम 20 दिन में करता। लेकिन वो बचा हुआ काम बी ने किया है, तो इसी वजह से ही 32 दिन लगे हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए 20 डेज में जितना वर्क करता है, जितना काम करता है, बी उस काम को 32 दिन में करेगा। तो आप देखें दिन अगर डेज हमारे बराबर हैं कि इसके 20 दिन का काम इसके 32 दिन के काम के बराबर हैं, तो जो एफिशिएंसी का रेशो होगा इसका उल्टा हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए जो टाइम का रेशो होता है उसका उल्टा होता है हमारा एफिशिएंसी का रेशो। तो आप इसकी कटिंग करें, 4 से काटिए 5, 4 से काटिए 8, तो इनकी एफिशिएंसी का जो रेशो होगा वो 8 और 5 होगा। बस आपका सवाल खत्म हो चुका। ए की एफिशिएंसी आ चुकी है 8 और बी की एफिशिएंसी आ चुकी है 5। अब टोटल काम हुआ 30 गुणा 30 इंटू 8 करेंगे तो 240, टोटल काम हो गया 240। भाई टाइम इंटू एफिशिएंसी बराबर टोटल वर्क होता है ये 240। अब इन दोनों से मिलकर कराना है तो आपको 13 से भाग कर देना है। 13 से आप इसे भाग करेंगे तो 13 18 हम करेंगे तो 234। 18 से ही 6/13, तो 18 से ही 6/13 आपका आंसर ये रहा। कौन सा? डी ऑप्शन। ठीक, तो डी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। देखो बेसिक से इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये है कि ए ने 30 दिन काम किया है, 30 दिन में काम कर सकता है, 10 दिन काम करके उसे छोड़ दिया, तो 10 दिन में ये काम करेगा 10/30,
यानी कि 10/30 1/3। 1/3 काम करने के बाद बी का हिस्से में जो काम जाएगा वो 2/3 होगा। तो 2/3 कर रहा है 32 दिन में, तो पूरा काम 2 से काटेंगे 16 या 48 दिन, तो ये करेगा पूरा काम 48 डेज में। तो हमें इन दोनों से मिलकर कराना है, तो ए कर रहा है 30 और एक कर रहा है 48, तो 30 × 48 डिवाइड में इनका सम 78। 6 से काट लीजिए आप इसे 13, 6 से काट लीजिए आप इसे 8, तो 240/13, यही आपका आंसर था। तो जो बेसिक से क्वेश्चन करते हैं उनको केवल यही लाइन लिखनी पड़ेगी, वरना आप देख लीजिए जो लिख कर करते हैं उनके लिए कितना है। हो सकता है कुछ बच्चे कहें कि मैं इसको इस तरीके से ही छोटा कर सकता हूँ, तो वो अच्छी बात है, उसके उस मेथड पे कमांड है, लेकिन बेसिक में अब भी एक ही लाइन ही लिखनी पड़ेगी। आगे देखते हैं, ये कह रहा है 12th क्वेश्चन में 400 मीटर और 350 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी समांतर ट्रैक पर जा रही हैं। एक ही दिशा में चलते हुए तेज चाल वाली गाड़ी धीमी चाल वाली गाड़ी को 75 सेकंड में पार कर जाती है। वे विपरीत दिशा में पूर्व की ही चाल से चलते हैं, यानी कि विपरीत दिशा में पूर्व की ही चाल से चलते हैं, यानी पहले वाली चाल से ही चलते हुए एक दूसरे को पार करने में 15 सेकंड का समय लेते हैं। तो उन रेलगाड़ियों की चाल में अंतर क्या है? देखो क्वेश्चन आसान है, इंग्लिश में रीड कर देता हूँ एक बार मैं। कह रहा है 2 ट्रेन्स 400 मीटर एंड 350 मीटर लॉन्ग आर रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स। दो रेलगाड़ी हैं वो 400 मीटर और 350 मीटर लॉन्ग है। तो एक रेलगाड़ी की लेंथ दे रखी है 400 और दूसरी रेलगाड़ी की लेंथ दे रखी है हमें 350। तो ये दोनों रेलगाड़ी की लंबाई हमें दे रखी है। उसने बोला है ये पैरेलल ट्रैक पे जा रही हैं, मूविंग एट द सेम डायरेक्शन एज द फास्टर ट्रेन ओवरटेक ए स्लोअर ट्रेन इन 75 सेकेंड। यानी कि जब वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो स्लोअर ट्रेन फास्टर ट्रेन को पार करने में, वो फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन को पार करने में 75 सेकंड का समय लेती है। ठीक, और उसने आगे बोला है मूविंग ऑन द अपोजिट डायरेक्शन, देखो पैरेलल ट्रैक पर ही है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो उसने बोला है विद द सेम स्पीड एज बिफोर दे पास ईच अदर कंप्लीटली इन 15 सेकंड। एक दूसरे को पार करने में वो 15 सेकंड का समय ले रही हैं। तो फाइंड द डिफरेंस इन मीटर पर सेकंड इन द स्पीड ऑफ दोज ट्रेन। मीटर पर सेकंड में दो ट्रेन का डिफरेंस पूछा है उसने स्पीड का। देखो आपने जब ट्रेन का चैप्टर पढ़ा होगा तो जिस भी टीचर से आपने सीखा हो तो उसने आपको बताया होगा जब दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो उनकी स्पीड माइनस होती है। भाई एक की स्पीड S1 एक की स्पीड S2। अगर दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आती हैं तो उनकी स्पीड प्लस हो जाती है। तो आपको किससे मतलब है? दोनों के डिफरेंस से। दोनों के प्लस से तो मतलब नहीं है, तो आपको इस लाइन से कोई मतलब ही नहीं था। आपको इस क्वेश्चन में एक लाइन एक्स्ट्रा दे रखी है, आपको इस लाइन से कोई मतलब ही नहीं था। इस लाइन को आप काट दें, आपका सवाल इतना सही है। बस शुरू की दो लाइन ये हिंदी वाले भी देखें, यहाँ से आप काट सकते हैं, ये रहा, बस ये सवाल है आपके पास। आपको क्या देखना था? जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगी तो एक दूसरे की लंबाई ही चलेंगी, एक दूसरे की डिस्टेंस होगी। तो डिस्टेंस दोनों की क्या हो गई? 750 की डिस्टेंस है और 75 की स्पीड टाइम है। तो 750 की डिस्टेंस 75 का टाइम, तो स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। ये दोनों का डिफरेंस आया है, ये हमारा आंसर है। आगे देख लेते हैं। ये कह रहा है कोई धनराशि x% साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए दी गई है। यदि यह x + 2% प्रतिशत की दर पर दी गई होती तो इसे 108 रुपये अधिक अर्जित करती। निवेश की गई धनराशि रुपये में है। इस सम ऑफ मनी इज गिवन एट x% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम फॉर 2 ईयर। तो देखो एक कोई प्रिंसिपल था हमारे पास, वो x% पर 2 साल के लिए दिया गया है, तो कुछ इंटरेस्ट आया होगा। उसने बोला इफ़ ही हैड गिवन एट x + 2%, यानी कि p ही होता, लेकिन अगर वो x + 2% पर दिया जाता, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। ईयर तो उसने चेंज नहीं किया। तो कह रहा है इट वुड हैव अर्न 108 मोर द अमाउंट इन्वेस्टेड इन। तो उसे पहले वाले इंटरेस्ट से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता, कितना? 108 रुपये। यानी कि पहले वाले इंटरेस्ट में और अब वाले इंटरेस्ट में 108 रुपये का डिफरेंस है। तो आप सिंपल देखें, पहले 2 साल के लिए x% था तो 2x इंटरेस्ट आ रहा था, अब 2x तो आएगा ही आएगा, लेकिन 4% और आ जाएगा। तो आपको जो प्रिंसिपल मिलेगा उस पर 4% इंटरेस्ट ज़्यादा आना है। बस इन दोनों का डिफरेंस लेकर लेंगे तो 2x से 2x कैंसिल ही तो होना है। तो आपका जो इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा वो कितना आएगा? वो आपका आएगा 4% ज़्यादा। तो p × 4% बराबर आपको दे रखा है 108, तो 108 के बराबर है। आप 4 से इसकी कटिंग करेंगे तो 1% होगा आपका 27, 1% हुआ आपका 27। तो 100% निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, तो ये हो जाएगा 2700। यही आंसर है। आगे देख लेते हैं। इसने बोला है कोई वस्तु 810 रुपये में बेचने पर 12.5% लाभ अर्जित किया जाता है। यदि वह वस्तु 630 रुपये में बेची जाए तो लाभ या हानि या प्रतिशत क्या होगा? तो आप देखो कोई वस्तु 810 में बेची जा रही है। अब 810 में है SP, ठीक, और
उसमें हो रहा है 12.5% का प्रॉफिट। अगर वो वस्तु 630 रुपये में बेची जाएगी तो कितने परसेंट का हानि होगी। तो आप देखिए दोनों एसपी का अगर आप रेशो लेना चाहें तो आप इनका रेशो लें, 9 से काटें 9 बार, 0 से 0, 9 से काटें 7 बार, तो आपके पास ये पता चल गया। तो पहले एसपी अगर 9 था तो अब बाद वाला एसपी 7 है। तो आपके पास सवाल हो गया सिंपल सा कि 12.5% प्रॉफिट है तो 12.5 का मतलब होता है 1/8, इसकी वैल्यू होती है 1/8। तो आप ऐसा मानेंगे कि 8 की वस्तु 9 में जा रही है तो 1 का प्रॉफिट, 8 की वस्तु 7 में जाएगी तो 1 का लॉस। तो जितना प्रॉफिट हो रहा था उतना ही लॉस हो रहा है, लेकिन परसेंटेज सेम है, डिजिट तो चेंज हो रही है। तो आप देखें परसेंटेज 1/8 थी, अब भी 1/8 है, तो 12.5% की हानि हो जाएगी। आपको इसमें कुछ सोल्व भी नहीं करना है, आपको सीधी सीधी वैल्यू दे रखी है। आपको इनका रेशो लेना था 9 और 7, तो 8 से 9 1 बढ़ गया, 8 से 7 1 कम हो गया, तो 1 का ही लॉस है, 1 का ही प्रॉफिट था, 12.5% हानि। आगे देखते हैं बच्चों। देखो अभी तक जो क्वेश्चन आपके आए थे आपको बहुत आसान लगे होंगे क्योंकि कैलकुलेशन नहीं थी, लेकिन ये जो फाइनल क्वेश्चन है इस पर आपको कैलकुलेशन दे दिया। इस क्वेश्चन को भी मैं आपको बता सकता हूँ कि किस तरीके से आप कर सकते हो। आप देखें इसने बोला है एक व्यक्ति 50,000 रुपये का निवेश उस बॉन्ड में करता है जो प्रथम 2 वर्ष के लिए 4%, अगले वर्ष 2 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से और 5वें वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता है। 5वें वर्ष के अंत में वह व्यक्ति कितनी धनराशि प्राप्त करेगा। देखो इस क्वेश्चन में आपसे कहा है कि 50,000 रुपये पहले 2 साल के लिए आपको देना है 4% के लिए। तो 4% की वैल्यू जिन बच्चों ने याद की होगी तो 4% का मतलब होता है 26/25, तो आप इसका 26/25 निकालेंगे। लेकिन उसने बोला है 2 बार 2 साल के लिए, दोबारा से 26/25 लिखना पड़ेगा, तो ये हो गया 2 साल का ट्रीटमेंट। ठीक, उसके बाद उसने बोला है अगले 2 वर्षों में 5% की दर है, तो 5% का मतलब होता है 1/20, तो यानी कि 21/20 बनेगा। तो 21/20 21/20 करना है, तो आप इसमें करेंगे 21/20 गुणा 21/20। ठीक, उसके बाद उसने बोला है 5वें वर्ष में वह जो है 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज देता है, तो 10% का मतलब हो जाता है 11/10। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो आपका आंसर बनेगा जो भी बनना है इनमें से। ठीक है, तो आपका इनमें से आंसर बन जाएगा। लेकिन आप खुद देखें ऊपर डिजिट लेंदी नहीं हो गई है। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर है, आप अपने मन पर हाथ रखकर जाना कि पेपर की कैलकुलेशन आसान आने वाली है। जो आप कर रहे हैं उसमें कुछ लॉजिक देखना है, डायरेक्ट आपको आसान मिल जाएगा। कुछ बच्चे इस तरीके से नहीं लिखते हैं, आएगा फिर भी इस तरीके से लिखने पे वो, जैसे वो 4% देखकर ऐसा सोचते हैं कि 25 से 26 कर दीजिए। 2 बार बोला है तो दोबारा 25 से 26 कर देंगे वो। फिर आपके पास 5% बोला गया है, कह रहा है 5% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर, तो 5% मतलब 20 से 21 हो जाएगा, फिर 20 से 21 हो जाएगा, 2 बार हो गया ये 20 से 21। फिर उसके बाद बोला है 10%, तो आपको लिखना पड़ेगा 10 से 11। ठीक, तो आप देखें ये सारी कैलकुलेशन यूजलेस है, इतनी सारी कैलकुलेशन करने का मतलब ही नहीं बनता है। आप देखो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे बराबर 50,000, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बराबर आपका आंसर आएगा। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन कैलकुलेटिव है। देखो मैं इसको पूरा सोल्व करके दिखाऊंगा, आपको एक्यूरेट आंसर भी निकाल के दिखाऊंगा, लेकिन एग्जाम में मैं इसे किस तरीके से करता हूँ वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। आपको ये पता होना चाहिए, जब आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रखा है तो आपको पता होना चाहिए कि 50,000 प्रिंसिपल है उसी पे ही इंटरेस्ट लगेगा, और चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज पर ब्याज देना। एक साल बाद ब्याज पर ब्याज, दूसरे साल में फिर ब्याज पर ब्याज, फिर ब्याज पर ब्याज। तो आपको मैं इसका यूनिट डिजिट से आंसर निकाल के दिखाऊंगा। बहुत ही कम बच्चे हैं जो इसे यूनिट डिजिट से कर पाते हैं। देखो 50,000 रुपये हैं, मैं रेट लिखता हूँ पहले 4%, 4%, 5%, 5% और फिर 10%। आप कोई भी 10% वगैरह पहले ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, परसेंटेज में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मैं एक काम कर देता हूँ 10% ऊपर लिख देता हूँ, चलो ठीक है। कोई भी परसेंटेज मैं बता रहा हूँ, कोई भी परसेंटेज आप आगे पीछे कर सकते हैं, आपके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखो इसका 10% आएगा 5,000, 4% आएगा 5 चौक 20 200, फिर 4% आएगा 8 रुपये, फिर 5% आएगा 5 अट्ठे 40 0.4, फिर 5% आना है आप इसका 5 चौक 20 0.02। क्लियर। तो आप देखें 2 कहाँ आ रहा है, 0.2 ये रहा, और कहीं आ रहा है क्या? आपका आंसर तो आ गया, इतनी बड़ी कैलकुलेशन तो नहीं थी इसमें, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन यूनिट डिजिट से ही किया है, और कैसे किया है वो आप देख लीजिए, ठीक है। अब इसको मैं पूरा सोल्व करके आपको दिखा देता हूँ। देखो ये पूरा सॉल्यूशन बैंकिंग का एग्जाम होता, अगर ये बैंकिंग क्लर्क का होता, बैंकिंग पीओ का होता, तो पूरा सोल्व करना पड़ता, क्योंकि बैंकिंग में 4 ऑप्शन ही होते हैं आपके पास, और 5वां ऑप्शन और हो जाता नन ऑफ दीज। लेकिन ये कांस्टेबल का पेपर है, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और एसएससी जीडी। ये बच्चे ध्यान रखें, इन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट को बहुत हवा बना रखा है कि बहुत टफ क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत टफ क्वेश्चन आए थे, लेकिन ये क्वेश्चन ऑप्शन से हो रहा था, ठीक है। अब इसे करवा देता हूँ मैं आपको कैसे करना है, 1 बाई 1 ही करेंगे। देखो कोई इसका लॉजिक नहीं है करने का, कुछ चीज़ें आप परसेंटेज याद कर लीजिए,
फिर भी आपको कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि एग्जाम में कोई ना कोई डिजिट चेंज होकर आनी है, तो मैं इसके कंप्लीटली सोल्व करवा देता हूँ। लेकिन आपको ये क्वेश्चन ऑप्शन में करना ही ऐसे ऑप्शन से, ठीक है। आपको ये सोल्व करते करते ये भी पता चल गया कि डेसिमल केवल 2 अंक बाद आना है, और 2 अंक बाद आना है तो जो आना था लास्ट में 0.02 आया था। तो देखो यहाँ पर कोई और डिजिट हो सकती है, लेकिन यूनिट डिजिट पर 2 ही होगा हमेशा, क्योंकि हमने ये सोल्व कर लिया है। तो 2 आ चुका आपका। सोल्व करते हैं। 50,000 रुपये हैं। पहले मैं लेता हूँ 10%। देखो 10% होगा सिंपल, 5,000 तो 5500 हो गया, ठीक है। 1 साल की बात हो गई। उसके बाद मैं ले रहा हूँ 4%। 2 बार लेना है तो पहले 1 बार ले लेते, 2 बार लेना है तो 2 साल लिख दिया, तो आप 2 साल के लिए मानेंगे इसे। तो 4% निकालेंगे, 55 का 220, तो ये 2200, फिर 2200, फिर आया 2200 का 4%, 2200 का 88, तो आपका आ चुका है कितना, 4488। तो आप 4488 रुपये इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 59,488। तो आपका बन गया 59488। अब आपको निकालना है 5% 2 साल के लिए। देखो मैंने क्या किया है, सबसे पहले 10% लिया तो एक बार का ब्याज कंप्लीट हो गया, उसे अमाउंट बना लिया क्योंकि जोड़ दिया प्रिंसिपल में। उसके बाद मैंने क्या करा, 4% 2 साल के लिए ले लिया तो जोड़ दिया। देखो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना अगर आपको आसान लगे तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए, लेकिन मुझे यही मेथड आसान लगा था तो मैं इसी वजह से आपको बता रहा हूँ, आपको भी अच्छा लगेगा क्वेश्चन करते हुए। तो आप देखें 2 साल के लिए निकालना है तो पहले 5% निकालता हूँ। 5% होता है 1/20, तो 1/20 का मतलब है 2 से डिवाइड करना और डेसिमल लगा देना है 1 अंक बाद। तो पहले आप 2 से डिवाइड करें आप इसे, तो ये आएगा हमारे पास 58 होता तो 29 हो जाता, लेकिन ये बच्चा 14 है। 14 का आधा होता है 7 और 88 का आधा होता है 44। डेसिमल 1 अंक बाद आना है ये रहा। तो अगले साल भी हमारे पास यही आना है 2974444, ठीक है ना। तो 2974.4। अब इस पे 1/20 और लगाना है आपको। तो जब आप इस पे 1/20 का मतलब है डिवाइड करना, और डेसिमल देखो 1 अंक बाद तो है, 1 अंक बाद हो जाएगा। तो आप देखें 2 का आधा तो हो जाएगा 1, यहाँ 96 होता तो आधा होता 48, लेकिन यहाँ बच गया 144 का आधा होता है 72, तो डेसिमल आ जाएगा यहाँ पर। तो ये वैल्यू एक्यूरेट आएगी। अब देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, लेकिन इन दोनों को जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इसका 5% है और ये भी 5% है, तो इन दोनों का टोटल जो होगा वो इसका 10% होगा। तो हमारे पास कितना बन रहा था, 59,488 बना हुआ था। इसका 10% जो होगा वो 5948.8 होगा। आप इन दोनों को जोड़ोगे ना तो वो भी यूजलेस टाइम जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ने पर यही आना है, और आपको ये जोड़ना है बस 148.72। तो आप जोड़िए इसे, ये 2 का 2 आ गया, देखो ये हो गया हमारे पास, देखो 80 पैसे और 72 पैसे, तो 152 बनेगा, तो 52 पैसे लिख दिया मैंने। अब आप देखें इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 8 8 16 8 से 24, 24 और 1 25, हाथ से लग गया, तो 4 4 8 8 16, 16 और 2 28 हो जाएगा। 8 हाथ से लगा फिर से 2, तो आप देखें 8 8 16 और 2 18, हाथ से लेके जाएगा। 9 और 1 10, 4 14 और 1 15, ये बना हमारे पास 65। तो 65,585 रुपये 52 पैसे। देखो मैंने आपको पूरा एक्यूरेट सोल्व करके भी दिखा दिया है कैसे करना है, लेकिन एग्जाम में ये ऑप्शन के ही है, क्योंकि 15 क्वेश्चन आते हैं, आपको 15 मिनट भी उसमें नहीं लगाने हैं, 10 या 12 मिनट में क्वेश्चन हो जाएंगे सारे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा आज का सेशन। देखो आज दिवाली है, मेरी तरफ से आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, और पेपर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आपका पेपर बहुत अच्छा होना चाहिए और सबको वर्दी मिल जाए, ठीक है। जो मेहनत करेगा उसे तो जरूर मिलेगी, ठीक है। आपको दोबारा से दिवाली मुबारक हो। लेकिन देखो दिवाली मुबारक होने से पहले आप सबसे पहले एक चीज़ देख लें, मैं आपको बता दूं कि दिवाली उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है जो घर पर होते हैं, वो अपने घर वाले के साथ दिवाली मना रहे हैं। लेकिन मैं अभी अपने उन सब भाइयों को, और जो मुझसे छोटे हैं उनसे भी, और जो मुझसे बड़े हैं उनको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाह रहा हूं, जो हमारी सुरक्षा के लिए बाहर लगे हुए हैं ड्यूटी पर और दिवाली पर घर भी नहीं आ सकते हैं। तो मेरे लिए बहुत सारी दुआएं हैं उनके लिए और बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही हम अपने घर में सुरक्षित हैं। तो पुलिस विभाग को और जितने भी सिक्योरिटी हैं, जितने भी सेफ्टी ऑफिसर हैं, जितने भी आर्मी ऑफिसर हैं, उन सबको ढेर सारी दिवाली की शुभकामनाएं। आज के सेशन यहीं रखते हैं, धन्यवाद।